आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका पहला टॉपिक है माउथ। यहाँ हम चेक करते हैं, मान लो ये हमारा माउथ हो गया। अब माउथ के अंदर क्या क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये टीथ होगा, इस तरह से टीथ हमने दिखा दिए। ये हो गया आपका टीथ। ये और क्या हो सकता है, तो आप कहोगे टंग होगी सर, ऐसे ये टंग हो गई, टंग हो गई, टीथ हो गया। और क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखें। इसमें पहला टॉपिक है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल का मतलब स्पेस बिटवीन लिप्स एंड चिक्स। ये जो हमारे चिक्स हैं और जो लिप्स हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसे वेस्टिब्यूल बोलते हैं। जैसे ये समझो, ये आपका हो गया इस तरह से अरेंजमेंट, ठीक है, और ये हो गए यहाँ टीथ। ये टीथ है और ये आपने दिखा दिया है, इसको हमने नाम दे दिया चिक्स। इनके बीच का जो गैप होता है ये, इसको बोलते हैं हम वेस्टिब्यूल। ओके, अब हम बात करते हैं पैलेट क्या होती है। पैलेट सेकंड टॉपिक है। पैलेट मुंह का जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसको हम छत कहते हैं, मुंह का ऊपर वाला हिस्सा, उसे बोलते हैं पैलेट। आप मुंह दिखाओगे अपना तो उसका मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेट। अब पैलेट के दो पार्ट होंगे, एक होता है हार्ड पार्ट और एक होता है सॉफ्ट पार्ट। पैलेट के दो पार्ट होंगे, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड पार्ट जो होगा वो एंटेरियर पार्ट होता है। एंटेरियर पार्ट हार्ड होता है और पीछे का ये पोस्टेरियर पार्ट थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो ये पैलेट कहलाता है, ऊपर की छत को पैलेट कहते हैं। टंग समझ में आ रही है? टंग जो होती है, डिटेल में बात करते हैं टंग की। अब ये थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें एक इस जगह पे पीछे की साइड में एक इस तरह से छोटा सा टुकड़ा सा लटका होता है जिसको हम बोलते हैं अल्वा। क्या बोलते हैं? अल्वा। इसका काम होता है कि अगर आप खाने को प्रॉपरली चबा नहीं रहे हो, जैसे रोटी का टुकड़ा आपने लिया और उसे सीधा निगलने की कोशिश की, तो ये इस तरह से नीचे की तरफ दब जाएगा और खाने को अंदर सरकने नहीं देगा, खाने को अंदर जाने नहीं देगा। इसे बोलते हैं अल्वा। तो हमारे पास दो टॉपिक होंगे, टंग और टीथ। तो डिटेल में पढ़ते हैं टंग और टीथ क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो ये थोड़ा रफ कर देता हूं और बात करते हैं टंग और टीथ की। सबसे पहले हम बात करेंगे टंग की। ये सब रफ हो गया। अब चेक करते हैं टंग क्या होती है। टंग कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से। ये टंग का हिस्सा हो गया, ये टंग दिखा दी हमने। ओके, टंग बहुत ही सॉफ्ट, टंग बहुत ही सॉफ्ट मसल्स की बनी होती है। टंग बहुत ही सॉफ्ट मसल्स की बनी होती है, सॉफ्ट मसल की बनी होती है टंग, ठीक है। ये पीछे की साइड में, बैक साइड में जुड़ी होगी, बैक साइड में जुड़ी होगी, गले में ये बैक साइड में जुड़ी होगी। और ये टंग जो है ये थोड़ा आगे की साइड में भी जुड़ी होती है। टंग जो है आगे की साइड में, टंग जो होती है वो आगे की साइड में भी जुड़ी होती है। इस हिस्से को बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। देखो, टंग जो होती है वो यहाँ जुड़ी होगी, पीछे का बैक साइड, आगे का साइड फ्री होता है लेकिन ये जुड़ा होता है।
इस जगह पे। तो ये हो गया टंग का पार्ट जिसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। तो सॉफ्ट मसल्स की बनी होती है टंग, जो आगे भी जुड़ी होती है फ्रेनुलम से और बैक साइड में तो जुड़ी होती है। इसके अंदर इस तरह से पाई जाती हैं कुछ बर्ड्स जिनको बोलते हैं टेस्ट बर्ड। अब टेस्ट बर्ड जो होती हैं ये स्वाद ग्रंथियां होती हैं, इनसे हम स्वाद ले सकते हैं। ओके, ये बहुत सारी टंग्स के अंदर पाई जाती हैं और इनके द्वारा, जब हम बात करें इनके द्वारा, जैसे ये टंग हमने मान ली तो उसका जो टिप वाला हिस्सा है इससे आपको स्वीट का पता चलेगा। ये जो साइड हिस्से होते हैं ये वाला और ये वाला, इनसे आपको पता चलेगा सॉर एंड सॉल्टी। और जो बैक साइड होती है ये बिटर कंडीशन को बताता है। जैसे कोई कड़वा बादाम वगैरह हम खा लेते हैं तो शुरू में पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है, क्योंकि उसकी कड़वाहट टंग की सबसे बैक साइड से ही पता चल पाएगी। तो बिटरनेस जो होती है वो टंग की बैक साइड से पता चलती है। ओके, अब हम बात करते हैं टंग में टंग का क्या काम है। टंग का पहला काम है फूड का मैस्टिकेशन कराना। फूड का मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का यहाँ क्या मतलब है? मैस्टिकेशन का यहाँ मतलब है फूड को, टंग जो है, जैसे ये फूड है, टंग जो है फूड को टीथ के बीच में लाएगी। टीथ के बीच में, दो दांतों के बीच में फूड को कौन लाएगा? टंग से रकाबी है। तो फूड का मैस्टिकेशन का मतलब है टंग के द्वारा दो टीथ के बीच में फूड को लाना। ये टंग का काम होगा। दूसरा जो इसका मेन काम है वो है आपका टंग का एक काम तो हो गया फूड मैस्टिकेशन, ठीक है, पहला फंक्शन समझ में आ रहा है। फूड का निगलना, टंग के द्वारा फूड को हम निगलते हैं, तो दूसरा फंक्शन हो गया इसका स्वेलिंग ऑफ फूड, फूड मैस्टिकेशन एंड फूड को निगलना। अच्छा, इसके द्वारा हम स्पीक भी करते हैं। बोलने की जो क्षमता होती है वो टंग के द्वारा ही होती है। तो ये टंग के कुछ जनरल फंक्शन हो गए। अब हम बात करेंगे टीथ की बात। टीथ क्या है? टीथ कैसे दिखेंगे? कितने टाइप के होते हैं? अगला टॉपिक है हमारे पास टीथ। टीथ की बात करें, हमारे अंदर टीथ का तीन तरह का एलिमेंट हम मानते हैं। पहला थीकोडोंट, पहला टर्म है थीकोडोंट। दूसरा टर्म होता है थीकोडोंट के बाद उसे बोलते हैं हम डाईफायोडोंट, डाईफायोडोंट। और तीसरा टर्म है हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट। तीन हेडिंग में हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं थीकोडोंट क्या है। हमारे जो टीथ होते हैं, जैसे ये है इस तरह से, ये गम्स मान लो, मसूड़े मान लो, और इनके बीच में टीथ फंसा होगा। इस तरह से ये जुड़ा होता है अंदर। तो ये एक तरह से सॉकेट में बंद है। ये हो गया सॉकेट। तो हमारे टीथ गम्स के सॉकेट में
दसे हुए होते हैं, इसलिए इनको थीकोडोंट कहते हैं। इसलिए हमारे टीथ को थीकोडोंट कहते हैं, सॉकेट के अंदर बंद होता है। दूसरा होता है डाइफायोडोंट, क्योंकि हमारे टीथ 2 टाइम्स आते हैं। एक को हम बोलते हैं मिल्क टीथ और एक को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। जो परमानेंट टीथ हैं वो एक ही बार आते हैं और जो मिल्क टीथ हैं वो एक बार आएंगे, फिर ये उखड़ जाएंगे, फिर दोबारा से टीथ दोबारा से ग्रो करेंगे यहाँ। तो इस तरह से टीथ 2 बार आते हैं, इसलिए इसको टर्म देते हैं हम डाइफायोडोंट। क्या नाम देते हैं? डाइफायोडोंट। अब हेट्रोडोंट का क्या मतलब है? हेट्रोडोंट का यहाँ मतलब है डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। जब डिफरेंट शेप होगी तो हम बोलेंगे हेट्रोडोंट। 4 तरह के टीथ शेप के बेस पर है। पहला है इंसिजन, दूसरा है कैनाइन टीथ, तीसरा है प्रीमोलर और फोर्थ है मोलर। तो इस तरह से 4 तरह के टीथ डिफरेंट शेप में हमारे पास होते हैं। तो टीथ के टाइप हो गए ये। अब हम डिटेल में बात करेंगे मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ के नंबर्स क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इन टीथ का शेप कैसा होगा, इनके बारे में डिटेल में समझना होगा। तो थोड़ा सा मैं रफ करता हूं और ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। तो पहला टॉपिक है इसमें डेंटल फॉर्मूला। जैसे हमारा ये है माउथ इस तरह से, और मैंने ये कहा कि ये हो गया इस तरह से आपका जॉ, जबड़ा, इसको मैंने नाम दे दिया। अब एक बात बताओ, टीथ इस पूरे में होंगे, टीथ यहां लगे होंगे इस तरह से, इस तरह से टीथ लगे होंगे, ठीक है नहीं? तो ये जो टीथ का अरेंजमेंट दिखा रहा हूं मैं, ऐसे समझ लो। इस तरह से टीथ का अरेंजमेंट होता है, ऐसे इधर होगा। लेकिन जब डेंटल फॉर्मूला की बात आती है तो केवल हाफ जॉ के अंदर ही हम फॉर्मूला दे सकते हैं। हाफ जॉ के फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें टीथ की पोजीशन समझो। ये फर्स्ट टीथ है, ये सेकंड है, इनको हमने नाम दिया इंसीजर। क्या नाम दिया? इंसीजर टीथ। ये इंसीजर टीथ हो गए। कौन से हो गए? इंसीजर टीथ। ये इंसीजर टीथ हो गए। अब इसके बाद में ये वाला जो आप 3rd नंबर पे दिखा रहे हो, ये है कैनाइन टीथ। ये आपका 4 और 5 नंबर पे जो टीथ हैं, ये है आपके प्रीमोलर। और 6, 7 और 8 नंबर पे जो टीथ हैं, इनको बोलते हैं मोलर टीथ। ओके, इसमें ये फर्स्ट मोलर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। ये जो 3rd मोलर है, मोलर में थर्ड मोलर टीथ को हम विजडम टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विजडम टीथ, अकलदार। ये वेस्टिजियल माना गया है। क्या माना गया? वेस्टिजियल। मतलब अब ये गायब हो चुका है। कुछ लोगों में आता है, कुछ लोगों में नहीं आता है। तो अगर कोई पूछता है वेस्टिजियल टीथ कौन कौन से होते हैं, तो एक तो हम बोलेंगे 3rd मोलर, और एक हम 3rd मोलर के अलावा कैनाइन टीथ भी छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए इनको भी वेस्टिजियल की कैटेगरी में हम रखते हैं।
तो ये था आपका टीथ। अब हम बात करते हैं मिल्क टीथ और एडल्ट जो परमानेंट टीथ है उनका फॉर्मूला। अगर हम मिल्क टीथ की बात करें जो बच्चों में शुरुआत में होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 21, ध्यान सुनिए, 2102 और 2102 इंटू 2। मतलब समझो इसका, ये ऊपर के जॉ के टीथ हैं और ये नीचे वाले, और इंटू किया है 2 का, क्योंकि हमने केवल हाफ जॉ का लिखा है। अगला हाफ जॉ इधर होगा तो 2 का इंटू कर दिया, इधर का इंटू इधर का। ये है आपका इंसीजर, 2 इंसीजर हाफ जबड़े में, 2 इंसीजर ऊपर 2 नीचे। ये कैनाइन टीथ है, एक ऊपर एक नीचे। ये मोलर टीथ है, मोलर टीथ 0 होता है बच्चों में, और ये प्री मोलर है, ICMP लिखा है। तो टोटल टीथ कितने हुए? 2 1 3 3 और ये 5 5 और 5 10 और इंटू 2 20। तो टोटल 20 टीथ मिल्क टीथ होते हैं। जब हम यही बात एडल्ट की करें, एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है 21 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 टीथ। टोटल 32 टीथ हम पढ़ते हैं। इसमें ये इंसीजर 2 और 2, ये कैनाइन, ये प्री मोलर और फिर मोलर। यहाँ MP लिखते हैं या PM लिखते हैं, ठीक है। 2 इंसीजर ऊपर 2 नीचे, 2 इंसीजर ऊपर 2 नीचे, एक कैनाइन ऊपर एक कैनाइन नीचे, एक कैनाइन ऊपर एक कैनाइन नीचे, सिमिलर है। यहाँ प्रीमोलर 2 हैं, यहाँ भी प्रीमोलर 2 हैं। बच्चों में मोलर टीथ नहीं होते हैं, यहाँ मोलर टीथ होते हैं 3-2। तो आप कहोगे सर MP लिख लेते थे 3-2, 21 3-2 लिखना चाहिए। ये लिखने का तरीका है, जो तरीका बुक में है उसी हिसाब से समझ रहे हैं हम। इसमें हम एडल्ट में पहले प्रीमोलर बताते हैं फिर मोलर, और बच्चों में पहले मोलर बताते हैं फिर प्रीमोलर। लिखने का तरीका ये याद करना पड़ेगा। तो टोटल टीथ होते हैं हमारे अंदर 32, और मिल्क टीथ होते हैं उसमें से 12। तो 32 में से 20 है माइनस कर दो, तो बाकी के 12 जो टीथ हैं वो परमानेंट टीथ हैं। 20 टीथ मिल्क टीथ, 12 परमानेंट, टोटल 32 टीथ होते हैं। तो ये था टीथ के बारे में। अब थोड़ा डायग्राम समझते हैं टीथ का। टीथ का डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिए, ये आपका टीथ का जो डायग्राम है वो हम कुछ ऐसे बनाएंगे। ये मैं टीथ का डायग्राम बना रहा हूं। ये इस तरह से सॉकेट में धसा हुआ, ये हमने सॉकेट बना दिया। इस तरह से सॉकेट हो गया, सॉकेट में धसा हुआ है टीथ। टीथ का ये टोपी वाला हिस्सा हो गया, इसको बोलते हैं हम, ध्यान से सुनिए, ये तो सॉकेट हो गया, इसको बोलते हैं रूट। ये रूट वाला हिस्सा हो गया, ओके। इसमें जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, इस हिस्से में अंदर की साइड में ये पूरा हिस्सा, ये वाला, ये पूरा हिस्सा जो है ये थोड़ा पीले कलर का होता है, येलो कलर का। इसे बोलते हैं डेंटिन लेयर। और फिर इस टीथ के ऊपर एक हल्की सी व्हाइट लेयर होती है, ये है आपकी बाहर की व्हाइट लेयर, इसको बोलते हैं इनेमल। टीथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, टीथ का या बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट इनेमल होता है। ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी माना गया है इनेमल। टीथ का पार्ट इनेमल सबसे हार्ड होता है, व्हाइट कलर का होता है, और इसके अंदर ये वाला हिस्सा पूरा पीला होता है, डेंटिन बोलते हैं। फिर यहाँ से इस तरह से नर्व्स जाती हैं अंदर की साइड, इस तरह से नर्व जाती है। इस पूरे हिस्से को हम लोग क्राउन कहते हैं।
और नीचे के इस हिस्से को हम रूट कहते हैं। तो ये क्राउन और ये रूट, ये इस तरह से टीथ का पार्ट होता है। अगला टॉपिक है सैलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है। तो जरा इस पर ध्यान दो। हमारे पास ये माउथ हमने बना दिया और ये आपका हो गया ईयर, कान हो गया, ये आपकी टीथ हो गई, ये आपकी टंग है, ये टंग दिखा दिया आपने। अब ध्यान से सुनना, सैलाइवरी ग्लैंड ईयर के पास एक इधर एक इधर, ऐसी टंग के नीचे दो और दो टीथ के पीछे, इस तरह से टोटल 6 सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। इनमें इस वाली ग्लैंड्स को जो ईयर के पास है उसे हमने नाम दिया पैरोटिड ग्लैंड। जो ये वाली ग्लैंड है इसको हमने नाम दिया सबलिंगुअल ग्लैंड, और जो टीथ वाली है उसको नाम दे दिया सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ग्लैंड के नाम याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो सैलाइवरी ग्लैंड कह सकते हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है कभी कभी इसमें हो जाता है इन्फेक्शन, जिसकी वजह से कान के आसपास सूजन आ जाती है। यहाँ इस बीमारी को हम मम्स कहते हैं, कंसुआ या मम्स, कान सूज जाता है इसमें। अच्छा, इन सैलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है एक केमिकल, एक लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। इससे सैलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है एक लिक्विड जिसको हम सलाइवा कह सकते हैं। अब इस सलाइवा के बारे में हमको पढ़ना है। सलाइवा जो होती है इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है, इस लिक्विड में एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम नाम दे रहे हैं सलाइवरी अमाइलेज, या कह सकते हो टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम कहो या सलाइवरी अमाइलेज। तो सबसे पहले हम सलाइवा का फंक्शन समझते हैं, फिर इस एंजाइम का फंक्शन समझेंगे। सलाइवा का क्या फंक्शन है, सलाइवा का क्या रोल है। तो पहला पॉइंट, फूड के अंदर लार मिक्स हो जाएगी, सलाइवा मिक्स हो जाएगा तो वो बहुत ही फूड सॉफ्ट हो जाएगा। तो फूड को क्या करेगा, ये सॉफ्ट करेगा, ठीक है। तो सॉफ्ट कर देगा फूड को। जब सॉफ्ट हो जाएगा तो ये आसानी से, सलाइवा जब मिक्स होगा फूड में तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट हो जाएगा तो ये गले से आराम से नीचे चला जाएगा। दूसरा, निगलने में सहायता करेगा, ये खाने को निगलने में सहायता करेगा, खाने को सॉफ्ट बनाएगा, जिसे आराम से ये, यहाँ इस तरह से पाइप होती है गले में, फूड पाइप, यहाँ से ये खाना नीचे की तरफ आपको लेना है तो ये खाना सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हार्ड हुआ तो यहाँ किनारे पर फ्रिक्शन की वजह से ईसोफेगस की जो ट्यूब है, फूड पाइप की जो ट्यूब है, वो प्रॉब्लम करेगी। इसलिए फूड सॉफ्ट होना चाहिए, और सॉफ्ट कौन करेगा, सलाइवा, लार मिक्स हो जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहले माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होगा, और वो डाइजेशन करेगा कौन, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम सबसे पहले माउथ के अंदर फर्स्ट डाइजेशन करता है। तो कैसे होगा वो समझो। हमारे पास स्टार्च अगर हमने खाते हैं, स्टार्च होता है राइस में, पोटैटो में, इनमें स्टार्च होता है ज्यादा मात्रा में, ये खा लिया तो मुंह के अंदर जो टाइलिन एंजाइम है, ये टाइलिन एंजाइम यहाँ मिक्स होगा खाने में, स्टार्च में, और इसको डाइजेस्ट करेगा।
ये टाइलिन एंजाइम स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्स्ट्रिन। ये छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। सर स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्स्ट्रिन, ये सब कार्बोहाइड्रेट के टाइप हैं। तो स्टार्च को टाइलिन एंजाइम माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है। इसमें जो लिमिट डेक्स्ट्रिन है ये थोड़ी सी मीठी होती है, इसलिए ब्रेड को या रोटी को लंबे टाइम तक चबाते रहे तो वो थोड़ी सी मीठी सी लगना शुरू हो जाती है, इस लिमिट डेक्स्ट्रिन के बनने की वजह से। तो ये था आपका माउथ के अंदर सबसे पहला डाइजेशन किसका होता है? स्टार्च का। किस एंजाइम की सहायता से? टाइलिन एंजाइम की सहायता से। अच्छा, जो सलाइवा है इसकी पीएच रेंज, पीएच पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, पीएच रेंज होती है 6.7। 7 से कम है ये वैल्यू, 6.7, 7 से कम है। तो जब पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है तो सॉल्यूशन होता है एसिडिक। तो इसका मतलब सलाइवा का जो नेचर है वो एसिडिक है। कैसा नेचर है? एसिडिक। पीएच पूछता है, हम लिख सकते हैं। आ गया सब समझ में यहाँ तक? अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक। इतना क्लियर? अगला टॉपिक है ईसोफेगस, फूड पाइप। हमारे यहाँ गले में 2 पाइप होते हैं बेटा। इस तरह से एक पाइप तो ये हो गया, ये एक और पाइप हो गया। 2 पाइप होते हैं, एक पाइप ये हो गया, एक पाइप ये हो गया, 2 पाइप हो गए। एक पाइप के ऊपर ढक्कन लगा होता है, तो हमने इसके ऊपर ढक्कन बना दिया, ये ढक्कन हो गया इसका, इस तरह से ढक्कन सा हो गया। ठीक है, एक पाइप को हम नाम दे रहे हैं फूड पाइप, मतलब ईसोफेगस, और दूसरा पाइप होता है बिंड पाइप, बिंड पाइप। फूड पाइप को हम बोलते हैं गुलेट या ईसोफेगस, और बिंड पाइप को बोलते हैं ग्लॉटिस। और ये जो ढक्कन है ग्लॉटिस का ढक्कन, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, इसमें आती है एयर और इसमें आता है फूड। तो जब आप फूड को अंदर लेते हो, जब आप फूड को अंदर लेते हो, जब आप फूड को अंदर की तरफ लोगे ईसोफेगस पाइप में, फूड पाइप में, गुलेट में, तो जब ये फूड अंदर आएगा तो ये ढक्कन क्लोज हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, जैसे ढक जाएगा, जिससे कि गलती से भी खाना एयर वाले पाइप में ना चला जाए। तो ये एपिग्लॉटिस का ढक्कन बंद हो जाएगा। फूड पाइप में ही केवल फूड जाना चाहिए, इसलिए फूड को अच्छी तरह से चबाकर धीरे धीरे निगलना चाहिए, फिर चबाओ, फिर वो धीरे धीरे जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप फूड को निगलोगे, जल्दबाजी करोगे, तो ये एपिग्लॉटिस का ढक्कन बंद खुला होगा। ऐसा क्यों? खुल क्यों रहा है वो? जिससे कि एयर अंदर आ सके। कंटिन्यूटी में बंद रहेगा तो एयर नहीं जा पाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इस पाइप को बार बार खुलना बंद होना होता है, इसलिए खाने को धीरे धीरे लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये था फूड पाइप। अब यहाँ से जो फूड है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। फूड का नीचे की तरफ जो मूवमेंट है वो कैसे हुआ? फूड पाइप की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगे इस तरह से, जिसकी वजह से खाना जो है नीचे की तरफ सरकता चला जाएगा। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट कह सकते हैं। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट। ओके, तो फूड नीचे की तरफ सरकता चला जाएगा, और गुलेट के बाद जो गुलेट है जिसको फूड पाइप बोलते हैं, उसमें आएगा पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट होगी और खाना नीचे जाएगा, और ये फाइनली पहुंच जाएगा खाना इस जगह पर जिसको हम नाम दे रहे हैं स्टमक। ध्यान रखना, ईसोफेगस के अंदर, फूड पाइप के अंदर नो डाइजेशन,
यहाँ कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होगा, यहाँ किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। सबसे बड़ी फूड पाइप, सबसे बड़ा ईसोफेगस किसका होता है? जिराफ का। तो ये था फूड पाइप के बारे में। आ रहा है यहाँ तक समझ में? अब हम बात करेंगे स्टमक और उसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स।